अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू नॉलेज एजुकेशन। मैं आज की इस वीडियो में सोशल स्टडी की बुक का दूसरा पार्ट डिस्कस करूंगी। इस लेसन का नाम है सिंध की तारीख, यानी कि सिंध की वो पुरानी बातें, वो पुरानी चीज़ें, वो जो सिंध यानी कि सिंध में पहले सिंध का वो पुराना ज़माना, जैसे कि पहले लोग कैसे होते थे, कैसे रहते थे, सिंध की जितनी भी बातें हैं, जितनी भी हिस्ट्री, सिंध की जो हिस्ट्री है, उस बारे में हम इस लेसन में जानेंगे। तो चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। सिंध की तारीख तवील है, यानी कि सिंध की जो तारीख है, तवील मीन्स सिंध की तवील यानी पुरानी, ज़्यादा वक्त वाली या लंबी, ठीक है। बहुत से मुख्तलिफ लोग यहाँ रहे हैं, यानी कि बहुत से लोग, बहुत अलग किस्म के लोग यहाँ रहे हैं पहले, ठीक है। अगले कुछ सफ़हात में हम सिंध की कदीम तारीख के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इसमें कहा गया है कि अगले जो सफ़े हैं उनमें हम सिंध की वो पुरानी तारीख के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है पत्थर का ज़माना। अब हम पत्थर के बारे में पढ़ेंगे। हज़ारों साल कबल लोग इस इलाके में आबाद हुए थे, यानी कि हज़ारों साल पहले लोग इस इलाके में रहते थे, जिसे अब सिंध कहा जाता है। खुराक और जाए पनाह की तलाश में ये लोग एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते रहते थे। तो जाए पनाह मतलब कि अपने रहने के लिए, अपने सहारे के लिए, ठीक है। तो लोग जो है ना, वो खुराक और जाए पनाह की तलाश में कभी एक जगह से कभी दूसरी जगह रहते थे, ठीक है। तो वो दस्ती कुल्हाड़ी, यानी दस्ती मीन्स हाथ से बनाई हुई कुल्हाड़ी, ठीक है। वो दस्ती कुल्हाड़ी जैसे सादा औजारों के ज़रिए दरख्तों को काटने और जानवरों का शिकार करते थे। वो दस्ती कुल्हाड़ी यानी वो हाथ से बनाई हुई जैसी सादा औजारों, जैसे कि औजारों यानी कि कुल्हाड़ी वगैरह, जो लोहे की जितनी भी बनी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कुल्हाड़ी, तलवार, जितनी भी चीज़ें, इनको औजार कहते हैं, ठीक है। इनके ज़रिए दरख्तों को काटने और जानवरों का शिकार करते थे। इनके ज़रिए दरख्तों को काटते थे और जानवरों का शिकार करते थे। तो आगे बढ़ते हैं। चूँकि ये औजार पत्थर से बनाए जाते थे, इसलिए इस दौर को पत्थर का ज़माना कहते हैं, यानी कि ये जो दौर था ना, इसे पत्थर का ज़माना कहते थे, क्योंकि ये चीज़ें पत्थर से बनाई जाती थी, जितने भी औजार होते थे, ठीक है। अब तो लोहे से बनते हैं, पहले ये पत्थर से बनते थे, ठीक है। अब नीचे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक पिक्चर में भी दिखाया गया है कि पुराने ज़माने के लोग कैसे होते थे। तो इस पिक के नीचे लिखा है शक्ल 2.1 पत्थर के ज़माने के लोगों का रहन सहन। जो यानी कि ये जो पिक्चर है, इसमें पत्थर का ज़माना होता था ना, उसमें लोगों का रहन सहन कैसा होता था, इस पिक्चर में वो दिखाया गया है। तो अब यहाँ पर लिखा है शिकर 2.2 पत्थर के नए ज़माने के लोगों का रहन सहन, यानी कि जो पत्थर का जो नया ज़माना था ना, उसमें जो लोगों का रहन सहन इसमें, इस पिक्चर में वो दिखाया गया है। तो चलिए अब नीचे बढ़ते हैं। कई हज़ार साल बाद लोगों ने बेहतर औजार बनाने शुरू किए, यानी कई सालों बाद लोगों ने एक बेहतरीन औजार बनाने शुरू किए, जो हाथों के जो हथियार होते थे ना, जैसे कि तलवार, कुल्हाड़ी वगैरह, ठीक है। ये बेहतरीन बनाने शुरू किए लोगों ने कई हज़ारों सालों बाद, ठीक है। उन्होंने फसल उगाना और मवेशी पालना सीख लिया। इन्होंने लकड़ी और कच्ची ईंटों के मकानात बनाना सीखे। इन लोगों ने खाना बदोशी के बजाय एक ही मकाम पर रहना शुरू किया, यानी कि इन्होंने लकड़ी और कच्ची ईंटों से मकान बनाने सीखे। जैसे कि कच्चे मकान होते हैं ना, कच्ची ईंटें जो होती थी, उसके मकान बनाना पहले इन्होंने ये सीखे। और ये आगे लिखा है जैसे कि इन्होंने खाना बदोशी के बजाय, यानी कि ये जो होते ना खाना बदोशी, जैसे कि झोपड़ी लगा के या कहीं भी रह लिया,
कहीं भी रह लिया, जैसे कि बिना घर के, जैसे ठीक है, रहने के लिए कोई भी छोटी सी जगह तलाश कर ली, रह लिया, ठीक है। इनके बजाय उन्होंने एक ही मकान पर रहना शुरू किया। कच्ची ईंटों से बनाए हुए मकानात सीखे जब बनाने, ठीक है। तो आगे लिखा है ये सिंध के इब्तिदाई गांव थे, यानी कि ये सिंध के शुरुआत के गांव थे। जो शुरू में जो सिंध के जो गांव थे ना, वो ऐसे होते थे। इसमें ये बताया गया है ये सिंध के क्या थे, इब्तिदाई गांव थे, यानी कि शुरू के गांव थे। ये दौर पत्थर का नया ज़माना कहलाता है। तो ये दौर जो था ना, ये पत्थर का नया ज़माना था, ठीक है, ये कहलाता है। तो नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं। तो अब यहाँ एक हेडिंग लिखी है। तो अब हमारा अगला टॉपिक है वादी सिंध की तहजीब, ठीक है। वादी यानी कि जो पहाड़, पहले तो ये जानते हैं कि वादी का मतलब होता है पहाड़ के पास कोई बड़ी ज़मीन, लंबी ज़मीन या किसी दरिया के पास, ठीक है। वादी सिंध की तहजीब, जो पुराने लोग होते थे ना, जैसे कि लोगों का रहन सहन वगैरह, ठीक है, इस बारे में पढ़ते हैं। जो सिंध के जो लोग होते थे उनकी तहजीब के बारे में, ठीक है। सिंध की जिस इब्तिदाई तहजीब से हम वाकिफ़ हैं वो वादी सिंध की तहजीब कहलाती है। यानी कि सिंध की जो शुरुआत की जो तहजीब है ना, शुरुआत के जो रहन सहन है, इसे हम वाकिफ़ हैं, वो वादी सिंध की क्या कहलाती है, तहजीब कहलाती है, ठीक है। जैसे नाम से ज़ाहिर होता है ये तहजीब दरियाए सिंध के किनारों और मैदानों से शुरू हुई। 1922 में दरियाए सिंध के मगरबी किनारे पर लाड़काना के करीब रहने वाले लोगों को कुछ पुराने सिक्के और ईंटें मिली। तो नीचे पढ़ते हैं। आसार कदीमा के माहिरीन ने इन चीज़ों को मुआयना किया और इन्होंने ये ख्याल किया कि ये किसी कदीम तहजीब के आसार हैं। तो पहले तो आसार कदीमा का मतलब है कि पुरानी कौमों और तहजीबों के निशानात, जैसे इमारतें, चीज़ें, बाक़ियात वगैरह, ठीक है। ये तो आसार कदीमा के माहिरीन ने इन चीज़ों को मुआयना किया, ठीक है। फिर इन्होंने ये ख्याल किया कि ये किसी पुरानी तहजीब के आसार हैं, यानी कि ये जो मैंने बताया ना, आसार कदीमा का मतलब है कि वो पुरानी कौमों या तहजीबों के निशानात, जैसे इमारतें, चीज़ें वगैरह, ठीक है। इन्होंने इस इलाके की खुदाई शुरू की। इस खुदाई के नतीजे में ये पता चला कि तकरीबन 5000 साल पहले लोग दरियाए सिंध के किनारे आबाद हुए थे। इन्होंने वादी सिंध के इब्तिदाई शहर आबाद किए थे। मोहनजोदड़ो इनमें से एक शहर है। तो यानी कि सिंध के जो शुरू के जो शहर आबाद किए थे, इनमें मोहनजोदड़ो जो है इनमें से एक शहर है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर पिक्चर दिखाई गई है। तो यहाँ इसके नीचे लिखा है शिकर 2.3 मोहनजोदड़ो में पक्की ईंटों से बने हुए घर और निकासी आब का निज़ाम। तो जैसे कि मोहनजोदड़ो की मोहनजोदड़ो में जो घर होते थे ना, पक्की ईंटों से बने हुए, और आबी निकासी का निज़ाम इस पिक्चर में वो दिखाया गया है, ठीक है। और सेकंड पिक्चर में देखते हैं शिकर 2.4 मोहनजोदड़ो में बना हुआ एक कुआं। जो मोहनजोदड़ो जो था ना, एक शहर था, उसमें बना हुआ जो एक कुआं था वो ऐसा था, ये जैसे कि इसमें दिखाया गया है, ठीक है। तो अब इसके नीचे लिखा है, ये पढ़ते हैं। ये शहर मुकम्मल मनसूबा बंदी के साथ आबाद किया गया था। यानी कि ये जो शहर था ये मुकम्मल एक मनसूबा, जैसे कि पक्का मनसूबा, एक पक्की सोच, पक्के इरादे के साथ आबाद किया गया था, ठीक है। इसमें चौड़ी सड़कें, इमारतें और घर बनाए गए थे। इमारतें और घर पक्की ईंटों से तामीर किए गए थे। यहाँ तामीर यानी बनाना, ठीक है, बनाए गए थे। यहाँ पानी के लिए कुएं थे और मुकम्मल निकासी आब का इंतज़ाम था। आब यानी पानी, ठीक है। इनके घरों के अंदर कई जेवरात, गुलदान, पकाने के बर्तन और औजार जो मिट्टी, पत्थर और तांबा के बने हुए थे।
पाए गए। बच्चों के खिलौनों के आसार भी मिले। जैसे कि आसार का मतलब मैं बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। यहाँ से पत्थर की मोहरें जिन पर तस्वीर और तहरीर कंधा थी पाई गई हैं। माहिरीन अब तक इन तस्वीरी तहरीरों को नहीं पढ़ सके हैं, यानी कि तस्वीरों पर जो लिखी गई जो बातें होती हैं उनको नहीं पढ़ सके। मोहनजोदड़ो के लोग ज़्यादातर किसान थे। वो गेहूँ चावल और जौ की काश्त करते थे। ये लोग हुनरमंद थे और अच्छे ताजिर भी थे। ताजिर ईरान, इराक और हिंदुस्तान के लोगों के साथ तिजारत करते थे, यानी इनके साथ कारोबार करते थे। ये जो ताजिर थे ना, ये ताजिर ईरान, इराक और हिंदुस्तान के लोगों के साथ तिजारत करते थे, इनके साथ यानी कि कारोबार करते थे। अपने आगाज़ के 800 साल बाद यानी 800 साल बाद वादी सिंध की तहजीब ख़त्म हो गई। हम आज तक नहीं जानते कि ऐसा क्यों हुआ। कुछ मौरखीन का ख्याल है कि ये तहजीब आर्यों से जंग की वजह से ख़त्म हुई। कुछ का ख्याल है कि दरियाए सिंध ने अपना रास्ता तब्दील कर दिया, जिसकी वजह से इलाका ज़ेरे आब आ गया। कुछ लोग कहते हैं कि किसी ख़तरनाक बीमारी ने इस तहजीब का खात्मा कर दिया। तो जैसे कि यहाँ पर इस पिक्चर के नीचे लिखा है, शक्ल 2.5 मोहनजोदड़ो से दरियाफ़त हुई चीज़ें, ज़ेवरात, पकाने के बर्तन, खिलौने और पत्थर की बनी हुई मोहरें। तो जैसे कि इस पिक्चर में दिखाई गई हैं, जो मोहनजोदड़ो है यहाँ इससे दरियाफ़त हुई ये चीज़ें हैं, ज़ेवरात जैसे कि पकाने के बर्तन हैं, ये खिलौने हैं, ठीक है, ये दिखाए गए हैं इसमें। तो यहाँ पर लिखा है, क्या आपको मालूम है कि तहजीब किसी ख़ास वक्त में किसी ख़ास इलाके के लोगों के रहन सहन का अंदाज़ है, ठीक है। तो इस बार यहाँ पर इसका सवाल का जवाब भी यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ एक सरगर्मी है, मोहनजोदड़ो के बाशिंदों की तर्ज ज़िंदगी, यानी कि मोहनजोदड़ो के जो लोग थे ना, उनकी ज़िंदगी का जो स्टाइल है इस बारे में, ठीक है। मोहनजोदड़ो के बाशिंदों की तर्ज ज़िंदगी और पत्थर के ज़माने के बाशिंदों की तर्ज ज़िंदगी का मुआवजा कीजिए। यकसानियत और फ़र्क, तो यहाँ पर आपने फ़र्क लिखना है इस बारे में आपने लिख लेना है। जैसे कि आप पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। इनकी ज़िंदगी का जो मोहनजोदड़ो के रहने वाले जो बादशाह यानी कि जो लोग थे ना, जो अफराद हैं, इनकी ज़िंदगी का स्टाइल और पत्थर के ज़माने के लोगों की ज़िंदगी का स्टाइल आपने लिखना है। ये कैसे रहते थे, क्या करते थे, ठीक है, ये आपने लिखना है और इसका फ़र्क लिखना है। तो अब टॉपिक है आर्या, ठीक है, इस बारे में पढ़ते हैं। वादी सिंध के बाद सिंध की तहजीब आर्याओं की तहजीब है। आर्या मशरकी यूरोप और वस्ती एशिया से आए थे और इन्होंने सिंध को फतह किया था। वादी सिंध के बाशिंदों की तरह आर्या भी देहात में आबाद हो गए। ये गेहूँ और बाजरा की काश्त करते थे। देहात आहिस्ता आहिस्ता शहर और सल्तनत में तब्दील हो गए। हर सल्तनत का एक हुक्मरान होता था जो राजा कहलाता था। देहात के बाशिंदों को इनके पेशे के लिहाज से तकसीम किया गया था और यही तकसीम बाद में ज़ात पात में बदल गई। शक्ल 2.6 को देखिए। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है 2.6 की जो तस्वीर है इसको देखना है। ये शक्ल 2.6 ज़ात पात का निज़ाम, यहाँ पर इस पिक के बारे में बताया गया। इस पिक को देखिए, ठीक है। यहाँ लिखा है ब्रह्मन, कश्तरिया, वेश, शोधर, ठीक है, अशोध, ये पिक्चर में दिखाया गया है, ठीक है। अब इस बारे में इनके बारे में अब हम यहाँ पढ़ते हैं, ये टॉपिक है इनके बारे में, ठीक है। ज़ात पात का निज़ाम, अब इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। हिंदुओं में 4 ख़ास ज़ातें थीं। सबसे ऊंची ज़ात ब्रह्मन की थी।
ये लोग पुजारी, तालीम याफ्ता और फ़लसफ़ी होते थे। दूसरी ज़ात कश्तरिया थी। ये लोग जंगजू हुक्मरान और कायद होते थे। तीसरी ज़ात वैश्य की थी। ये लोग ताजिर, हुनरमंद और किसान होते थे। चौथी ज़ात वाले शोदर कहलाते थे। ये लोग मजदूर थे। ये दूसरी ज़ात के लोगों के मुलाजिम होते थे। अछूत की कोई ज़ात नहीं होती। इनको दिलत कहते थे। ये लोग सबसे निचले दर्जे के काम करते थे, जैसे सड़कों पर झाड़ू लगाना, बैतुल खुला साफ़ करना। बैतुल खुला यानी कि वो वॉशरूम नहाने की वगैरह की जगह, ठीक है। मुर्दा जानवरों की सफाई करना और जूते मरम्मत करना वगैरह। मुख्तलिफ ज़ात के लोग एक दूसरे के साथ काम नहीं कर सकते थे, ना मिल सकते थे, ना आपस में शादी कर सकते थे। ये ज़ात पात के निज़ाम की शुरुआत थी। तो नीचे अब हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। सिंध में मुसलमानों की आमद। तो यानी कि जब सिंध में मुसलमानों की आमद हुई, इस टॉपिक के बारे में अब हम पढ़ते हैं। 712 में मोहम्मद बिन कासिम की क़यादत में मुसलमानों की फ़ौज ने पूरे सिंध को फतह किया, यानी कि हासिल किया। वो क्या हालात है जिनके बाइस मोहम्मद बिन कासिम सिंध में आए। एक रोज़ कुछ अरब ताजिर अपने अहलो अयाल और तिजारती सामान और कीमती तोहफ़ जो श्रीलंका के हुक्मरान ने हिजाज बिन यूसुफ के लिए भेजे थे, के साथ वापस अरब जा रहे थे। जब सिंध में दाखिल हुए तो दीबल के मकाम पर बहरी कज़ाकों ने इन पर हमला करके इन्हें कैद कर लिया और इनका सामान लूट लिया। इन्होंने इराक़ के गवर्नर हिजाज बिन यूसुफ से मदद की दरख्वास्त की। हिजाज बिन यूसुफ ने सिंध के हुक्मरान राजा दाहिर को कज़ाकों को सज़ा देने, कैदियों की रिहाई यानी कैदियों की आज़ादी और लौटे हुए सामान को वापस करने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। इसलिए हिजाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को राजा दाहिर की हुकूमत पर हमला करने के लिए भेजा। मोहम्मद बिन कासिम अपनी फ़ौज और असलहा लेकर 711 में देबल पहुंचा। इन्होंने मंजनीक पत्थर फेंकने की मशीन के ज़रिए देबल पर गोले बरसाए और जल्द ही राजा दाहिर की फ़ौज को शिकस्त देकर देबल पर कब्ज़ा कर लिया। इन्होंने ताजरों और इनके अहलो अयाल को रिहा करा दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने इसके बाद बकिया सिंध, जनूबी पंजाब में मुल्तान तक का सारा इलाका फतह कर लिया। ये अरब सल्तनत का एक सूबा बन गया। ये 312 साल यानी 1014 तक एक सूबा रहा। नए हुक्मरान अवाम से बहुत रहमदिलाना, बराबरी का और अच्छा सलूक करते थे। अच्छे सलूक को देखते हुए लोग मुसलमान भी हुए। उस ज़माने में अरब और बरसगीर में तिजारत और सकाफ़त को फ़रोग़ हुआ और एक दूसरे के ख़यालात का तबादला हुआ। इस तरह लोगों को एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। तो अब नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, मोहम्मद बिन कासिम के बाद कई और मुसलमान हुक्मरानों ने सिंध पर हुकूमत की, जिनमें से कुछ की ख़ते वक्त यहाँ दी जाती है। जैसे कि जो हमने पढ़ा इस बार इनके यहाँ पर पिक्चर दिखाई गई है। जैसे ये गज़नवी, ये इनके बारे में महमूद गज़नवी है, ये के बारे में पिक्चर है। यहाँ पर लिखा है महमूद गज़नवी ने 1026 में सिंध को फतह किया, यानी सिंध को हासिल किया इसमें और अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। तो यहाँ लिखा है सोमरा, ठीक है। सुल्तान दो सोमरों का मकबरा। सोमरा ख़ानदान ने तहज़ीब पर 300 साल तक हुकूमत की। ये सोमरा वहाँ इसकी तस्वीर है, ठीक है। अब है समा, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। जामे निज़ामुद्दीन समो का मकबरा। समा ख़ानदान ने सोमरा ख़ानदान से हुकूमत ली और तकरीबन 175 साल हुकूमत की।
मुख्तलिफ हुक्मरान। मिर्ज़ा ईसा तरखान का मकबरा मकली ठटा, ये इसकी पिक्चर दिखाई गई है। ठीक है, बहुत से हुक्मरानों ने हुकूमत की जिनमें शाह बेग अरगोन, शाह हसन अरगोन और मिर्ज़ा ईसा तरखान शामिल हैं। ये लिखा है मुग़ल। ठीक है, मुग़ल बादशाह अकबर ने 1591 में सिंध फतह किया और अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाया। अब है कल्होड़ा। ठीक है, 1701 में कल्होड़ों ने सिंध में हुकूमत कायम की और हैदराबाद को दारुल हुकूमत बनाया और कच्चा किला और पक्का किला तामीर किया, जो कि अब भी मौजूद हैं। यानी कि जो इस तारीख में कल्होड़ों ने सिंध में हुकूमत कायम की, हुकूमत बनाई। ठीक है, तो इसमें उन्होंने हैदराबाद को दारुल हुकूमत बनाया, यानी कि हैदराबाद में ही सारा हुकूमत का निज़ाम है। ठीक है, को ऐसा बनाया और कच्चा किला और पक्का किला बनाया। ठीक है, जो यानी कि जो अभी मौजूद है। यह है तालपुर, यहाँ पर पिक्चर में दिखाया गया है। तालपुरों ने कल्होड़ों से 1783 में सिंध का इख्तियार ले लिया। शिकर 2.9 सिंध के मुख्तलिफ मुसलमान हुक्मरानों का खते वक्त, तो यहाँ पर बताया गया है कि ये इनकी पिक्चर है। ठीक है, सिंध के जो मुख्तलिफ मुसलमान हुक्मरान थे ना, का खते वक्त है। ठीक है, इस बारे में अब नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं। मुसलमानों की दौरे हुकूमत में सिंध में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई। डाक का निज़ाम शुरू हुआ, इंतज़ामी अमूर में भी इस्लाहात हुई, तालीमी इदारों और फ़न को तरक्की मिली, मसाजिद और किले तामीर हुए, नहरें और स्कूल बनाए गए। तो इस पिक्चर के नीचे लिखा है शिकर 2.10 शाहजहानी मस्जिद ठट्टा और किला उमरकोट, ये इसकी पिक्चर दिखाई गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है सिंध में अंग्रेज़ों की आमद, यानी कि सिंध में जब अंग्रेज़ों की आमद शुरू हुई, यानी कि जब अंग्रेज़ आए। ठीक है, अब इस बारे में टॉपिक है। अब हम इस बारे में रीडिंग पढ़ते हैं। जिस वक्त मुग़ल सिंध पर हुक्मरानी कर रहे थे, उस वक्त अंग्रेज़ सिंध में तिजारत के लिए आए, यानी कि उस वक्त अंग्रेज़ सिंध में कारोबार के लिए आए। इन्हें यहाँ तिजारत करने की इजाज़त दे दी गई, लेकिन जल्द ही सिंध की आवाम का उन पर से एतमाद ख़त्म हो गया और उनको सिंध में तिजारत की इजाज़त मनसूख कर दी गई, यानी कि बंद कर दी गई। अंग्रेज़ इस बात से बहुत नाखुश हुए। 1839 में अंग्रेज़ों ने ताकत के ज़ोर पर कराची का इख्तियार तालपुरों से छीन लिया। 1843 में हैदराबाद के करीब मियानी के मकाम पर अंग्रेज़ों और तालपुरों के दरमियान जंग हुई। अंग्रेज़ों ने इस जंग में कामयाबी हासिल कर ली और इस तरह पूरा सिंध बरतानवी हिंद का हिस्सा बन गया। अंग्रेज़ों ने पूरे हिंदुस्तान को मुख्तलिफ इकाइयों में बांट दिया। सिंध मुंबई प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना। इसकी वजह से बहुत सी तब्दीलियां हुई। गवर्नर का दफ्तर हैदराबाद में नहीं बल्कि मुंबई में वाक़या था। अक्सर सरकारी काम का ताल्लुक सिंध से नहीं था और वो मकामी तौर पर तरीक़ों से भी नावाकिफ़ थे। अवाम को ये सूरत हाल पसंद ना थी। जब अंग्रेज़ों ने सिंध में हुकूमत की तो इन्होंने आमदोरफ्त के लिए सड़कों, रेलवे और टेलीग्राफ का जदीद निज़ाम कायम किया। ज़राअत के लिए पानी दरियाए सिंध से नई खोदी हुई नहरों में लाया गया। इन्होंने सिंधी ज़बान की तरक्की के लिए एक पॉलिसी बनाई, जिसके तहत तालीम के लिए मादरी ज़बान को अहमियत दी गई। 1853 में सिंधी रस्म अल-ख़त मंजूर किया गया, जो आज भी राइज है। तालीमी सहूलतों के लिए स्कूल और कॉलेज कायम किए। अमनो अमान के लिए अदालतें और पुलिस स्टेशन कायम हुए। जैसे कि ये पिक्चर में ये दिखाया गया सखर बिराज की ये पिक है कोटरी रेलवे पुल। ये कोटरी रेलवे का पुल है। ठीक है, इस पिक्चर में दिखाया गया है। और इस पिक्चर के नीचे लिखा है सेशन कोर्ट की इमारत हैदराबाद, ये जगह की पिक्चर है। KMC बिल्डिंग कराची, इस जगह की पिक्चर है। और ये पिक्चर है फरीर हॉल कराची, और ये है एम्प्रेस मार्केट कराची। ठीक है, ये इनकी
पिक्चर दिखाई गई है यहाँ। शक्ल नंबर 2.11 सिंध में अंग्रेज़ हुकूमत के दौरान तरक्की। ठीक है, ये पिक्चर है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आज़ादी और क़याम पाकिस्तान में सिंध की आवाम का किरदार। अब हम इसमें पढ़ेंगे पाकिस्तान जब बना था और इसकी आज़ादी के बारे में, सिंध के जो लोग थे ना उनका क्या किरदार था, यानी कि उनकी क्या मेहनत थी, उनका क्या कमाल था, उन्होंने क्या क्या किया। ठीक है, पाकिस्तान की आबादी और पाकिस्तान बनाने के लिए। ठीक है, इस बारे में पढ़ते हैं। हालांकि बरतानवी अहद में मिस्बत तब्दीलियाँ हुई, लेकिन सिंध के अवाम इनसे खुश नहीं थे। वो खुद हुकूमत करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने सिंध मोहम्मदन एसोसिएशन के नाम से एक तंजीम कायम की ताकि वो अपने हुकूक के लिए जदोजहद कर सकें। 1936 में इनकी जदोजहद कामयाब हुई और सिंध को मुंबई से जुदा करके एक अलग सूबा बना दिया गया। 1938 में सिंध मुस्लिम लीग नू ने एक अलग मुमलिकत का मुतालबा किया जहां मुसलमान खुद हुकूमत कर सकें। 23 मार्च 1940 को लाहौर में होने वाले ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के तारीखी इजलास में ये फैसला किया गया कि हिंदुस्तान के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों को मिलाकर एक नई मुमलिकत कायम की जाए। इसे हम करारदाद पाकिस्तान कहते हैं और हर साल 23 मार्च को यौम पाकिस्तान के नाम से मनाते हैं। 1943 में सिंध कानून साज असम्बली ने पाकिस्तान के हक़ में एक करारदाद मंजूर की। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से वजूद में आया। तो पाकिस्तान की आज़ादी के लिए पाकिस्तान की जदोजहद की मेहनत के लिए जिनका किरदार था, ये उन ख़ास लोगों के बारे में ये उनकी पिक्चर यहाँ पर दिखाई है। जैसे कि सबसे पहले तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, जिन्होंने पाकिस्तान को एक आज़ाद मुल्क बनाया, पाकिस्तान के लोगों को आज़ादी दिलाई, पाकिस्तान मुल्क बनाया। ठीक है, ये उनकी पिक्चर है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के बानी और पहले गवर्नर जनरल। ठीक है, पाकिस्तान के जो पहले बानी थे। ठीक है, ये कायद-ए-आज़म की पिक्चर दिखाई गई है। अब नेक्स्ट पिक्चर है अब्दुल्ला हारून। ये कौन थे? खिलाफत तहरीक के और सिंध मुस्लिम लीग के रहनुमा थे। ठीक है, यहाँ पर लिखा है। अब लिखा है मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई, ये इनकी पिक्चर है। ये कौन थे? 1920 में अल वहीद के नाम से अखबार निकाला और मादरे वतन की आज़ादी के लिए जदोजहद की। ठीक है, इनका ये किरदार था। ठीक है, अब यह है लेडी नुसरत हारून, ये इनकी पिक्चर थी। ये कौन थी? इन्होंने क्या किया? खिलाफत तहरीक में अहम किरदार अदा किया। इनका ये किरदार था। अब नेक्स्ट पिक्चर है GM सैयद, ये इनकी पिक्चर है और इन्होंने क्या किया? पाकिस्तान के लिए जदोजहद की, जिनकी कोशिशों से 1943 में सिंध असम्बली ने पाकिस्तान के हक़ में करारदादें मंजूर की। ठीक है, अब नेक्स्ट पिक्चर है ग़ुलाम मोहम्मद भरगड़ी, ये इनकी पिक्चर है। 1918 में सिंध मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब हुए। ठीक है, ये वो हैं। अब पिक्चर है लास्ट बेगम रुकैया शमसुद्दीन। क़याम पाकिस्तान में मौसर और अहम किरदार अदा किया। ठीक है, इनका ये किरदार था। इन्होंने पाकिस्तान जो बना था, पाकिस्तान बनने में एक अच्छा और ख़ास किरदार अदा किया। ठीक है, शक्ल 2.12 सिंध की कुछ मशहूर शख्सियात जिन्होंने क़याम पाकिस्तान में अहम किरदार अदा किया। यानी कि ये जो शक्ल 2.12 ये पिक्चर है। ठीक है, इसमें ये सिंध के कुछ मशहूर शख्सियात हैं। ठीक है, जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में अहम किरदार अदा किया। जिन मशहूर शख्सियात ने, ये उनकी पिक्चर है। ठीक है, जिन्होंने अहम किरदार अदा किया पाकिस्तान बनाने में। अब नेक्स्ट पेज है
नेक्स्ट पेज में अब ये टॉपिक है सिंध आज़ादी के बाद। अब इस बारे में पढ़ते हैं। पाकिस्तान के क़याम के बाद सिंध में बहुत सी तब्दीलियाँ रोनुमा हुई। कराची जो सिंध का दारुल हुकूमत था, इसको पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बनाया गया। आबादी बढ़ती गई क्योंकि लोग यहाँ काम करने आते गए। आबपाशी का निज़ाम बेहतर हो गया और ज़राअत की पैदावार में खातिर ख़वाह इजाफ़ा हुआ। नई सनतें कायम की गईं और ख़ास कर शहरों में ज़्यादा तादाद में बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया। जैसे कि ये जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पिक्चर है, ये कोयट्री बिराज जामशुरू की पिक्चर है, फौजी फर्टिलाइज़र फैक्ट्री मीरपुर माथिलो की पिक्चर है, सिंध ज़राई यूनिवर्सिटी टंडोजाम ये वहाँ की पिक्चर है। अब इस सबक की समरी यहाँ पर बताई गई है, यानी कि अब हम यहाँ खुलासा पढ़ेंगे, यानी कि इस सबक में हमने क्या क्या पढ़ा, क्या जाना, हमने क्या सीखा। तो उसका खुलासा पढ़ते हैं। इस बाब में हमने ये समझा कि तो हमने क्या समझा। पहला पॉइंट है सिंध की तारीख़ कदीम ज़मानों यानी पत्थर के ज़माने से लेकर आज तक क्या रही, इसकी तारीख़ के हर बाब के हुक्मरान लोगों का रहन सहन और अहम तरक्याती कामों की शनाख्त करना। तो इसकी शनाख्त, इन सब की शनाख्त करना हमने इस बारे में पढ़ा, इस बारे में जाना। और क्या जाना हमने? आज़ादी और क़याम पाकिस्तान में सिंध का किरदार, हमने इस बारे में पढ़ा। अब हम इस सबक की मश्क की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा है खाली जगह पुर करें। तो यहाँ पहला पॉइंट पढ़ते हैं। सफ़ा 23 पर दिए गए ख़त वक्त को देखकर खाली जगहों को पुर करें। यानी पे इस पर लिखा है जो 23 पर सफ़ा जो 23 पेज है ना, उस पर दिए गए जो ख़त वक्त है उसको देखकर खाली जगहों को पुर करना है। जैसे कि यहाँ लिखा है महमूद गज़नवी ने सिंध को देश में फ़तह किया। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है 23, ये मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा है महमूद गज़नवी ने देश में सिंध को फ़तह किया। तो क्या लिखेंगे 1026, ये जो लिखा है ना, ये खाली जगह पे लिख देंगे यहाँ से देकर 23 पेज में से। यहाँ पर ये 1026 यहाँ पर लिख देना है खाली जगह में। इसी तरह सेकंड है कलहोड़ों ने डैश से डैश तक सिंध पर हुकूमत की। इसी तरह ये भी वहीं से देकर आपने यहाँ लिख लेना है। अब नेक्स्ट है 1591 में सिंध को डैश ने फ़तह किया। तो यहाँ पर भी वैसे ही वहाँ से देकर लिख लेना है। अब नेक्स्ट है तालपुरों ने डैश से सिंध का इक़्तिदार संभाला। समा ख़ानदान ने डैश से डैश तक सिंध पर हुकूमत की। इसी तरह ये सब आपने 23 पेज में से देकर लिख लेनी है। अब यहाँ पर बेस क्वेश्चन है मंदरजा झेल सवालात के जवाबात लिखिए। पहला है दर्ज झेल के असरात की निशानदेही करें। ये जो लिखा है दर्ज झेल के असरात की निशानदेही करें, जो दर्ज झेल है ना, ये जो 2 पॉइंट है इनके असरात की निशानदेही करनी है। तो पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है 712 में मोहम्मद बिन कासिम के सिंध में इक़्तिदार से आज तक। तो इस बारे में आगे आपने लिखना है, ठीक है। जैसे कि आपने लिख देना है सिंध की सरजमीन पर मुसलमान फातिहीन में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने कदम रखा। इस तरह सिंध में इस्लाम की बुनियाद पड़ी। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर बहुत इंसाफ के साथ हुकूमत की। उसने सिंध के बुत परस्त हिंदुओं में इस्लाम की शमा रोशन करने में अहम किरदार अदा किया। रातों से भरी हुई सरजमीन में अल्लाह का पैगाम फैला और लोग जोग दर जोग इस्लाम के दायरे में दाखिल होते चले गए। आज हम सरजमीन सिंध पर मुसलमानों की जो अक्सरियत देखते हैं, उसकी बुनियाद मोहम्मद बिन कासिम ने ही रखी थी। इसी तरह आपने लिख देना है कि और पाकिस्तान का क़याम और इस्लाम का बरसकीन में मुस्तकिम होना ये मोहम्मद बिन कासिम की सिंध में आमद का नतीजा है, ठीक है। इसी तरह ये सेकंड पॉइंट है अंग्रेज़ों का 1843 में सिंध की फ़तह से आज तक
तो इस बारे में लिखना है अंग्रेज। अब इसी तरह आपने इसका भी जवाब लिख देना है। हालांकि मुसलमानों ने तकरीबन 800 साल तक सिंध पर हुकूमत की, मगर अंग्रेज़ों ने मियानी के मकाम पर जंग में तालपुरों को शिकस्त देकर सिंध पर कब्ज़ा कर लिया। और इसी तरह अपने 2 साला दौरे इक़्तिदार में अंग्रेज़ों ने सिंध के ज़राए नक़्लो हमल यानी सड़कों, रेलवे, हवाई अड्डा, डाक और टेलीग्राफ के निज़ाम को बहुत तरक्की दी, जबकि ज़राअत के लिए नई खोदी गई और दरियाए सिंध से इनमें पानी छोड़ा गया। तालीम आम करने के लिए सरकारी सतह पर स्कूल कॉलेज कायम किए गए। इसी तरह लेकिन वो सिंधी सकाफ़त में कोई खातिर ख्वाह तब्दीली ना ला सके। तो इसी तरह आप ये लिख सकते हैं जैसे कि, और आप ये भी लिख सकते हैं कि अलबत्ता बरसरे इक़्तिदार और बाख्तियार लोगों ने अंग्रेज़ी तालीम और जदीद फ़नून हासिल किए और ख़ुद को जदीद दौर के मुताबिक ढाल लिया ताकि सिंध के अवाम पर हुकूमत करते रहें। इसी तरह आपने इनके जवाब लिख देने हैं, ठीक है। कि जो जवाब हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से देखकर भी लिख सकते हैं, या फिर आप मुझे, अगर मैं वहाँ पेस्ट नहीं करती हूँ तो आप चाहें तो मुझसे कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ आपको बता दूँगी। अब 2 क्वेश्चन में लिखा है, वादी सिंध की तहज़ीब की ज़िंदगी और सिंध के गाँव की आज की ज़िंदगी में मुआवजना, यकसानियत और फ़र्क कीजिए। यानी कि इसमें कहा गया है कि जो वादी सिंध की जो तहज़ीब थी ना, उसकी ज़िंदगी और सिंध के जो गाँव के लोगों की जो ज़िंदगी थी ना, कि आज की जो ज़िंदगी है उसमें मुवाज़ना करना है, यकसानियत और फ़र्क, इसका फ़र्क और इसकी बराबरी यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। इसी तरह आपने यहाँ पर लिख देना है तकरीबन 5,000 साल पहले सिंध की तहज़ीब इस दौर की तरक्की याफ्ता तहज़ीब थी। सेकंड पॉइंट में लिखना है आपने, पानी की फराहमी के लिए कुएँ मौजूद थे, मिट्टी और चीनी के बर्तन घरों में इस्तेमाल किए जाते थे। अब 3 पॉइंट में आपने लिखना है, लोग सादा मिजाज और सीधी सादी ज़िंदगी गुजारते थे। 4 पॉइंट यहाँ पे आप लिख सकते हैं जैसे कि ज़ात आत और माशरती ऊंच नीच तहज़ीब का अहम हिस्सा थी। और 5 पॉइंट, आवाम की अक्सरियत ज़राअत से वाबस्ता थी, लोग ज़्यादातर कच्चे मकानात में रहते थे। और सिंध में जो आज की ज़िंदगी है इसके बारे में आप ये लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, सिंध आज की तरक्की याफ्ता तहज़ीब का हिस्सा है। सिंध में कुएँ आज भी पानी की फराहमी का अहम ज़रिया हैं। इसी तरह आप 3 पॉइंट में आप लिख सकते हैं, लोग सादा मिजाज और सीधी सादी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 4 पॉइंट में आपने लिखना है, आज भी सिंध में ज़ात पात और ख़ानदानी पस मंज़र को बड़ी अहमियत हासिल है। 5 पॉइंट में लिख देना है, आज भी आवाम की अक्सरियत ज़राअत के पेशे से वाबस्ता है। 6 पॉइंट में इसी तरह आपने लिख देना है, सिंध के देहाती आज भी कच्चे मकानात में रहते हैं, इस तरह लिख देना, ठीक है। अब है सिंध की कदीम और जदीद तहज़ीबों के दरमियान फ़र्क, सिंध की तहज़ीब की ज़िंदगी। तो यहाँ पर आपने पहला पॉइंट है, उस दौर में ज़राया आमदोरफ़्त नाकस और सुस्त रफ्तार थे। सेकंड में आपने लिखना है, बिजली का तस्वर भी नहीं था। 3 पॉइंट, ज़राअत का तरीका पुराना था। अब सिंध जो आवाम की जदीद दौर में जो ज़िंदगी है, अब इस बारे में आपने लिखना है। 5 पॉइंट है, आज सिंध के देहाती जदीद ज़राया आमदोरफ़्त भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट है, बिजली की आमद ज़राअत को भी रोशनी मुयस्सर है। 3 पॉइंट, आलाते ज़राअत जदीद और मशीनरी का इस्तेमाल आम हो चुका है। 4 पॉइंट में इसी तरह लिखना है जैसे कि लिबास सादा और हाथ के बने हुए कपड़े होते थे, खाद ऐसी इस्तेमाल की जाती थी। जदीद दौर के बारे में लिखना है कि 4 पॉइंट, जदीद दौर के कपड़े देहातों के लिबास का हिस्सा हैं। 5 पॉइंट, आज का किसान केमिकल फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल करता है जिससे फसल बेहतर और ज़्यादा होती है। यानी कि जो पहले लोग थे वो, जैसे यहाँ पे लिखा, देसी इस्तेमाल की जाती थी, खाद देसी, उस वक्त देसी काम होते थे। आजकल ये केमिकल इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है इस जदीद दौर में। इसी तरह 3 क्वेश्चन है, सिंध के अवाम की ज़िंदगी और पंजाब की अवाम की ज़िंदगी का मुवाज़ना कीजिए, यकसानियत और फ़र्क की निशानदेही करें। यानी कि सिंध के जो अवाम है, यानी सिंध के जो लोग हैं, उनकी ज़िंदगी और पंजाब के लोगों की ज़िंदगी का मुवाज़ना करना है। उसमें क्या करना है, उसकी बराबरी
और उसका फ़र्क बताना है, ठीक है। उसकी यकसानियत और फ़र्क आपकी आपने निशानदेही करनी है। यहाँ पर उसका जवाब आपने लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है? तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। खाना जो वो खाते हैं, कपड़े जो वो पहनते हैं, त्यौहार जो वो मनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ज़बान जो वो बोलते हैं, खेल जो वो खेलते हैं। इस बारे में, ठीक है, आपने लिख लेना है। अब नेक्स्ट में यहाँ पे लिखा है आप अपने जवाब नीचे दिए गए जदौल के मुताबिक कर सकते हैं। अपने जवाब नीचे दिए गए जदौल के मुताबिक कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ लिख सकते हैं सिर्फ सिंध में जो ग़िज़ा खाई जाती है, जैसे कि चपाती, चावल की रोटी, पला मछली, सिंधी बिरयानी, ठीक है। और जो यकसानियत सिंध और पंजाब में, यानी कि जो सिंध और पंजाब में भी जो चीज़ें खाई जाती हैं वो यहाँ लिखनी है, जैसे कि रोटी, चावल, गोश्त, दरियाई मछली, सब्ज़ी। और जो सिर्फ पंजाब में खाई जाती हैं वो चीज़ अब यहाँ पर लिखनी है, जैसे कि लस्सी, सरसों का साग, मकई की रोटी। यहाँ पर है कपड़े। अब कपड़ों के बारे में लिखना है जो सिर्फ सिंध में पहने जाते हैं, जैसे कुर्ता शलवार, अजरक, सिंधी टोपी, कढ़ाई वाली कमीज़ औरतें पहनती हैं, ठीक है, जो औरतें पहनती हैं, ठीक है। और अब फ़र्क लिखना है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे वो लिखना है जो सिंध और पंजाब दोनों में पहने जाती हैं, जैसे कि कुर्ता शलवार, कमीज़ शलवार, ठीक है। और अब जो सिर्फ पंजाब में पहनी जाती हैं यहाँ पे वो लिखनी है लाचा, धोती, टीला, ठाला, कढ़ाई वाला कुर्ता। ये लिख देना है आपने। अब नेक्स्ट 4 पॉइंट है अंग्रेज़ सिंध में पहली मर्तबा क्यों आए। अब आपने ये जवाब लिखना है अंग्रेज़ सिंध में पहली मर्तबा क्यों आए थे। तो इसका जवाब है अंग्रेज़ सिंध में पहली मर्तबा तिजारत की गर्ज से आए थे। इन्हें तिजारत की इजाज़त दे दी गई, लेकिन जल्द ही सिंध के अवाम का अंग्रेज़ों पर से एतमाद उठ गया और सिंध में तिजारत करने के लिए इनकी इजाज़त मनसूख कर दी गई। इसी तरह 5 में लिखा है आज़ादी के बाद सिंध के लोगों ने जिस तरह तरक्की की वो बताएं। तो यहाँ पर ये बताना है, जैसे कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के क़याम के बाद सिंध में बहुत से तरक्याती काम हुए, जैसे कि कराची को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बनाया गया। ताहम सदर अयूब खान के दौर में कराची के बजाय इस्लामाबाद को दारुल हुकूमत बना दिया गया। सिंध में फिर आबाशी के निज़ाम को बेहतर बनाने के साथ साथ यहाँ ज़राअती और सन्नती दोनों मैदानों में बेहद तरक्की हुई। बेशुमार सन्नतें कायम की गई। फिर बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र नई नई बस्तियाँ आबाद की गईं। इसी तरह आप लिख सकते हैं जैसे कि ख़ुसूसी तालीम के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ भी कायम की गई। आज सिंध का नौजवान लड़की हो या लड़का जदीद तरीन तालीम हासिल करने के मौके से फ़ायदा उठा सकता है। गर्ज ये कि आज सिंध आज़ादी के वक्त से बहुत आगे और जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता है। इसी तरह आप ये इसका जवाब लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ जिम क्वेश्चन में लिखा है, यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है जदूल बनाए जैसा आगे दिया गया है और मुख्तलिफ़ तारीख़ी अतवार की माशरती मुश्किलात बताएं और इन लोगों ने इन्हें कैसे हासिल किया। इनके हल के असरात की निशानदेही करें। मिसाल आपको दी जा रही है, जैसे कि यहाँ पर एक मिसाल दी गई है, ये आपने बताना है, जैसे कि तारीख़ी दौर, पत्थर का ज़माना, माशरती मसाइल, खाने और पनाह गाह की कमी, और इसका जो हल था क्या था, अच्छे अंदाज में औजार बनाए, फसलें उगाई और मवेशी पाले, लकड़ी और ईंटों के घर बनाए। ये हल इन्होंने निकाला था जो, और जो हल के जो असरात हैं वो कैसे, क्या हल के, इसके हल के क्या असरात थे। अब आपने ये लिखना है अब भी औजार बनते हैं लेकिन बेहतर ग़िज़ा के हुसूल के लिए ज़राअत हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है ज़्यादा लोग शहरों और गाँव में रहते हैं। इसी तरह अब आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मिसाल दी गई है ना, मिसाल दे के आपको समझाया गया है। इसी तरह यहाँ पर अब लिख देना है माशरती मसाइल, वादी सिंध की तहज़ीब, ठीक है। इसी तरह ये सारा आगे फिल करना है, कर देना है। अब है अब्दाल क्वेश्चन है अमली काम। पहला है तसव्वुर कीजिए कि आप वादी सिंध की तहज़ीब के दौर के मोहनजोदड़ो
में रहते हैं। सिंध में रहने वाले चौथी जमात के तालिबे इल्म को ख़त लिखें और इसमें अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखिए। तो आपने ये ख़त लिखना है, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, थोड़ा सा मैं गाइड कर देती हूँ। या आपने खुद से लिख लेना है, या आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मैं मुख्तसर आपको गाइड कर देती हूँ। जैसे कि लिखना है, प्यारे दोस्त मिठू, कैसे हो? हम तो यहाँ ठीक हैं और उम्मीद है कि तुम भी ठीक होगे। ठीक है, इस तरह आप लिख सकते हैं। अब आप आगे आपने लिखना है, आज मैं तुम्हें अपने शहर के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा शहर दरिया सिंध के दाईं किनारे पर वाक़या है। इसकी गलियाँ चौड़ी चौड़ी, मकान ऊंचे और हवादार हैं। पीने के पानी के लिए कुएँ हैं, जबकि खेती बाड़ी के लिए दरिया से नहरें निकाली गई हैं। शहर के बीचों बीच एक बड़ा बाज़ार है जहाँ बहुत सी दुकानें हैं। इसी तरह आप लिख देना है, जैसे कि हम लोग लंबे और ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं, और हम बच्चे मुख्तलिफ़ खिलौनों से खेलते हैं जो मिट्टी और लकड़ी के बने हुए होते हैं। अब नेक्स्ट 2 पॉइंट है, रेल की तरह एक ख़त वक्त बनाइए। तो यहाँ पर ये बनाना है, जैसे कि यहाँ पर जो लिखा है ना 800 900, ये इस बारे में आपने यहाँ पर लिख देना है। हम नीचे लिखा है, मुख्तलिफ़ रंगों की पेंसिल से दर्ज दिल को ज़ाहिर करें। पहला पॉइंट है, सिंध में मोहम्मद बिन कासिम की आमद का साल। महमूद गजनी की सिंध की फ़तह का साल। 3 पॉइंट है, सोमरा ख़ानदान की सिंध में हुकूमत का साल। समा ख़ानदान की सिंध में हुकूमत का साल। कल्होड़ों की सिंध में हुकूमत का साल। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंध पर तालपोरों की हुकूमत का साल। तो इसी तरह आपने ये ज़ाहिर कर देना है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ पर आगे रहता है, सिंध पर बरतानवी अरसा हुकूमत, क्या में पाकिस्तान का साल, ये आपने बता देना है। ठीक है। अब 3 पॉइंट है, जिस ज़िले में आप रहते हैं वहाँ के 1970 और आज के अहम वाक़यात को ख़त वक्त के ज़रिए दिखाइए। यानी कि जिस इलाके में आप रहते हैं वहाँ के जो 1970 और आज के अहम वाक़यात हैं उन वाक़यात को ख़त वक्त के ज़रिए दिखाना है। ठीक है, जिस इलाके में आप रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं। ठीक है। और 4 पॉइंट है, सिंध का नक्शा बनाएं और झेल में दी हुई जगहों की निशानदेही करें। जैसे कि आपने एक सिंध का नक्शा बनाना है और जो झेल में दी गई जगह है उनकी निशानदेही करनी है। जैसे कि पहला पॉइंट है, इनकी निशानदेही आपने करनी है सिंध का नक्शा बना के। जैसे कि मोहनजोदड़ो। 2 पॉइंट है, देवल यानी ठट्टा, हैदराबाद, मियानी, कराची। ठीक है। और 4 पॉइंट बे में लिखा है, मतन पढ़कर निशानदेही करें कि वो सिंध की तारीख में क्यों अहम है। तो आपने मतन पढ़ के निशानदेही करनी है कि सिंध की तारीख में अहम क्यों है। अब जी में लिखा है तहकीकात। अब तहकीकात है, यहाँ पर पहला पॉइंट ही लिखा है, अपने ख़ानदान के बारे में सवालात लिखिए और अपने वालिदैन से जवाबात पूछिए। जैसे इनकी शादी कब हुई, इनकी शादी कहाँ हुई। इनसे कहिए कि आपको ख़ानदान की तस्वीरें दिखाएं। आप देखें कि इन तस्वीरों से आप अपने ख़ानदान के बारे में क्या मालूमात हासिल करते हैं। इन मालूमात को इस्तेमाल करते हुए अपने ख़ानदान के बारे में कहानी लिखें। जैसे कि आपने ये इस तरह से लिख देना है, सैयदा हमना अपने वालिदैन से गुफ्तगू कर रही है। हमना के वालिद का नाम सैयद अख्तर हुसैन सरविश है, जबकि वालिदा का नाम यास्मीन खानम है। सैयदा आमना अपने वालिदैन से गुफ्तगू कर रही है। आमना के वालिद का नाम जैसे कि लिख देना है सलीम है। ठीक है। जबकि वालिदा का नाम हिना है। ठीक है, इस तरह से आपने लिख देना है। अब नाम लिखकर आपने इसके सामने डायलॉग्स लिखने हैं। ठीक है, जैसे कि लिखना है आमना, पापा अस्सलाम वालेकुम। अब पापा का नाम लिखना है नीचे, फिर उसका डायलॉग्स लिखना है, वालेकुम अस्सलाम, आइए बेटा नाश्ता कीजिए। इसी तरह आपने ये सारा डायलॉग्स लिखने हैं, फिर आगे बातें लिख देनी है। जैसे कि लिखना है, पापा आज कुछ हमें अपने अब्बा वाजिद वादात और ख़ानदान के बारे में बताइए ताकि हमें अपने ख़ानदान के बारे में मालूमात हासिल हों। इसी तरह आगे इस तरह से आपने ये डायलॉग्स लिख लेने हैं। ठीक है। इसी तरह 2 पॉइंट में है, अपने गांव शहर की तारीख मालूम करें। इसके लिए अपने वालिदैन और बुज़ुर्ग लोगों से जो इस इलाके में रहते हैं मालूमात इकट्ठी करें। अपने इलाके के बारे में कहानी लिखें।
अपने इलाके का नक्शा बनाएं और इसमें वहाँ की अहम जगहों की निशानदेही करें। तो ये पहला और 2 पॉइंट में जो बातें बताएंगी हैं ये आपने एक कॉपी में एक पैराग्राफ की शक्ल में आपने ये लिख लेनी है, ठीक है। अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगी, मैं आपको गाइड कर दूंगी, ठीक है। कि मैं पूरा ये लिखकर मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। अब दाल में लिखा है इजाफी सरगर्मियाँ, जो बाकी रह गई हैं वो सरगर्मियाँ लिखा है, ये बतानी है। सूबे सिंध के बारे में मालूमात जमा करना शुरू करें। इसको किसी डब्बे या फाइल में रखें। साल भर जमा करें। साल के आखिर में अपने अहम जमात साथियों के साथ इन मालूमात को मुख्तलिफ दर्जात में तकसीम करके अपने स्कूल में लगाइए। दूसरी जमातों के बच्चों को बुलाकर इन मालूमात को इन्हें दिखाएं और इनको इसके बारे में बताएं। यानी कि यहाँ पर लिखा जो सूबा सिंध के बारे में जो मालूमात है वो आपने जमा करनी शुरू करनी है। इसको किसी डब्बे या फाइल में रखनी है, ठीक है। फिर साल भर जमा करें, किसी डब्बे में रख के साल भर आपने जमा करनी है। जो साल का जो आखिर होगा उसमें अपने हम जमात साथियों यानी जो आपके क्लास में जो और स्टूडेंट हैं उनके साथ इन मालूमात को मुख्तलिफ बहुत से तरीक़ों से दर्जात में तकसीम करके अपने स्कूल में लगानी है, ठीक है। स्कूल में आपने ये फिर लगानी है। दूसरी जमातों के बच्चों को बुलाकर, दूसरी जमातों के जो बच्चे हैं उनको बुलाकर मालूमात को इन्हें दिखाना है और उसके बारे में बताना है, ठीक है। दूसरी जमातों के बच्चों को आपने ये सब जो आपने लिखा होगा, ठीक है, ये उनको बुलाकर बताना है इस बारे में और दिखाना है, ठीक है। तो आई होप सो ये सब आपकी समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे चैनल नॉलेज एजुकेशन को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई ऐसी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।